हेलो एवरीवन, एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी टॉपिक आपके बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम क्या होता है, और वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के संबंध में आज यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, तो क्राइम अपराध एक ऐसा वर्ड है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं दिया गया, यानी लेजिस्लेचर ने किसी भी सेक्शंस के बाद ऑफेंस नाम दिया है। तो ऑफेंस एंड क्राइम में क्या अंतर होता है, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑफेंस एंड क्राइम, तो क्राइम यानी जो विधि के द्वारा प्रतिसिद्ध किया जाता है उसे क्राइम कहते हैं, उसे अपराध कहते हैं। जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो उसे अपराध कहा जाता है। अब अपराध और क्राइम में अंतर क्या होता है, तो अपराध और क्राइम में अंतर समझने के लिए यहाँ पूरा हमें इसका क्लासिफिकेशन और इसके अर्थ को जानना होगा कि क्राइम जब वो ऑफेंस एग्जीक्यूट हो जाता है, जब वो निष्पादित हो जाता है तो उसे क्राइम कहते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि बहुत इस गवर्नमेंट में या इस राज्य में इतने अपराध हुए। वो हमेशा यही न्यूज़पेपर में, चैनल में आप सुनते हैं कि फला के गवर्नमेंट में इतने % क्राइम हुए, यानी क्राइम हो चुके हैं। अभी जो बात किताब में लिखी है, जो बेयर एक्ट में लिखी है, जो अधिनियम में लिखी है, वो ऑफेंस होता है, यानी वो लेजिस्लेचर ने उसको प्रोहिबिटेड कर दिया है, प्रतिषिद्ध कर दिया है, वो ऑफेंस होगा। जब ऑफेंस वो एग्जीक्यूट हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है, तो उसे कहा जाता है अपराध। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम यानी अपराध की अवधारणा। तो अपराध की अवधारणा, इंडियन पिनल कोड ये एक प्यूनिटिव कोड है, एक दंडात्मक कानून है, जो भारत देश का एक दंडात्मक कानून है जिसमें ऑफेंस है और क्राइम। यानी ऑफेंस आप समझ गए कि ऑफेंस जो आपके अधिनियम में लिखी हुई परिभाषाएं हैं उन्हें आप ऑफेंस कहते हैं। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी निष्पादित हो जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा, तो उसे क्राइम कहा जाएगा। फिर इसमें पनिशमेंट, तो इंडियन पिनल कोड जो केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1860 में एक्ट नंबर 45 था, तो वहाँ पर कुछ अपराध और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो ऑफेंस एंड क्राइम, फिर उसी में पनिशमेंट हैं जो आपने देखे थे कि 5 प्रकार के पनिशमेंट होते हैं: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति का समापरण और जुर्माना। तो 5 ही प्रकार के यहाँ भारत देश में दंड की व्यवस्था है। तो वे इंडियन पिनल कोड में यही बात मिलेगा कि अपराध की अवधारणा क्या है। तो ऑफेंस बाय सर स्टीफेंस, जो विधि शास्त्री हैं, बहुत बड़े विधि शास्त्री थे, सर जेम्स स्टीफेंस साहब, उन्होंने आईपीसी के बारे में कहा है कि ये कभी समाप्त ना होने वाली स्मारिका है, जो कि 1860 से ये कानून चल रहा है और आज 150 साल होने के बाद भी ये हमें अभी भी प्रासंगिक लगता है। तो यहाँ पर स्टीफेन साहब ने इसको कहा है कि क्राइम इज एन एक्ट नॉट ओनली पनिशेबल बाई लॉ। तो ये पनिशेबल बाई लॉ नहीं है, ये एक मोरल सेंटीमेंट ऑफ द सोसाइटी भी है। ये नैतिक रूप से ये समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है कि जो, यानी ये कॉमन सेंस है, जो हमारे आसपास जो आचरणों के रूप में दिखता है, होता है, उसे यहाँ पर क्राइम कहते हैं। यानी वो आपका मोरल भी हो सकता है और आपका पनिशेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भारत में व्यवस्था है, तो मोरल के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, और आपके जो क्राइम और उसमें अधिनियम में दिए हुए हैं वो ही दंडनीय बनाए गए हैं। अब नैतिक क्या हो सकते हैं? आपने खाना ज़्यादा वेस्ट किया, ये एक नैतिक अपराध है और इसके लिए कोई सज़ा नहीं। आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं तो ये भी कोई अपराध नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति समय का पंक्चुअल नहीं है, ये कौन सा अपराध है? ये कोई अपराध नहीं है। क्यों नहीं है अपराध? इसको लेजिस्लेचर ने ये हमें प्रोहिबिटेड नहीं किया है, ये किसी दस्तावेज में नहीं लिखा गया है, ये कानून के रूप में इसको मान्यता नहीं दी गई है। फिर इसके बाद एक्ट में क्या होगा, यानी किसी मनुष्य का कोई कार्य या लोभ जब वो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध होता है उसे अपराध कहा जाता है। अब एक्ट कैसा होना चाहिए? एक्ट पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए और रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटीमेंट होना चाहिए, तो तभी वो अपराध माना जाएगा।
अब डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं विभिन्न विधि शास्त्रियों ने। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक कोक साहब ने एक मैगजिम दी, लैटिन मैगजिम, उस पे भी उसके द्वारा भी यहाँ पर इस क्राइम को समझा जा सकता है। तो जो कोक साहब ने एक मैगजिम दिया, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैनसेट रिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगजिम है। क्यों? ये मेंस रिया का प्रिंसिपल है। यहाँ पर सर ब्रैड बनाम वुड के मामले में जो न्यायमूर्ति गोगार्ड साहब थे, उन्होंने कहा था कि जब तक कोई अपराध नहीं हो सकता है जब तक मस्तिष्क आपका दूषित ना हो, यानी मन दूषित ना हो, बिना मन के कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो गिल्टी माइंड होना चाहिए, और आपका अगर गिल्टी माइंड है, मेंस रिया है, तो वो फर्स्ट डिग्री आप मेंस रिया हो सकता है, सेकेंड डिग्री आप मेंस रिया हो सकता है, थर्ड डिग्री आप मेंस रिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपका इंडियन पीनल कोड में है वो 3 प्रकार से मेंस रिया को बताया गया, यानी जब आपका कार्य तब तक दूषित नहीं माना जाएगा, तब तक प्रभावित नहीं माना जाएगा जब तक आपका मन दूषित ना हो। तो मेंस रिया यहाँ पर फर्स्ट डिग्री मेंस रिया, सेकेंड डिग्री मेंस रिया, थर्ड डिग्री मेंस रिया। तो जो आपके फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली मीन्स कपटपूर्वक कोई कार्य हो सकता है, डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी पूर्वक कोई कार्य हो सकता है, वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से कोई कार्य हो सकता है, और आपका रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस या रीजन टू बिलीव हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों को ही फर्स्ट डिग्री मेंस रिया कहा जाता है। अब मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे बाइगेमी, पब्लिक न्यूसेंस, डेफामेशन, यानी आप लोक उपताप, कोई भी पब्लिक न्यूसेंस किसी व्यक्ति की सुख सुविधा, आराम, स्वास्थ्य, सुरक्षा के रूप में, नैतिकता के रूप में कोई क्षति कारित होती है, भले उसका इंटेंशन नहीं था। आपने कोई फैक्ट्री बनाई, उससे कोई जहरीली गैस किसी आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों तक पहुंची और जिससे उनको डैमेज हुआ, भले आप नहीं चाह रहे थे कि वहाँ उनको कोई नुकसान काज हो, तो ये भी आपको एक अपराध की दृष्टिकोण से देखा जाएगा और आप पनिशेबल होंगे, आपको दंडित किया जाएगा। देन डेफामेशन है, मान लीजिए अगर न्यूज़पेपर एजेंसी ने कोई न्यूज़पेपर पब्लिश किया और किसी के बारे में ऐसा अनफेयर कमेंट वो पब्लिश कर दिया, तो वो भी एक मेंस रिया का एक्सेप्शन है। एक बाइगेमी यानी जो द्विविवाह, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक पुरुष को, हिंदू पुरुष को एक ही विवाह करने की इजाज़त है, और यदि वो उसके जीवित रहने के दौरान अगर दूसरी शादी करता है तो वो वाइड मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। और इसी के मेंस रिया, भले उसका इंटेंशन नहीं था, वो उसकी फर्स्ट पत्नी चाह रही थी कि आप शादी कर लीजिए, तो वो भले ही दुखी नहीं है, लेकिन इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 494 यानी 494 में ये बात प्रसिद्ध की गई है कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरी पत्नी के, पहली पत्नी के जीवित रहने के दौरान अगर दूसरी शादी करता है 7 वर्ष के पहले या बाद में, तो वो आपका बाइगेमी का अपराध माना जाएगा। अब इसके बाद जो आपके सेक्शन 40 इंडियन पीनल कोड की जो धारा 40 है, सेक्शन 40 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अपराध क्या है। अपराध, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो आईपीसी की सेक्शन 40 जो कहता है कि तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया। ऐसा कोई कार्य या लोभ, ऐसा कोई कार्य हो सकता है, कोई लोप हो सकता है जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया। तत्समय प्रवृत्ति विधि जो संसद हमारे लिए कानून बनाती है, वो क्या है? तत्समय प्रवृत्ति विधि होती है। और उस तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा ऐसे किसी कार्य को, ऐसे किसी लोप को अगर दंडनीय बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है, तो वो आपका अपराध होगा। तो अपराध की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है सेक्शन 40 इंडियन पीनल कोड से कि जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया, यानी किसी अधिनियम में, किसी दस्तावेज में किसी कार्य को या किसी लोप को अगर दंडनीय बना दिया गया है, उसे आप अपराध कहेंगे। अब कार्य क्या है? कार्य मीन्स जो हम अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से कोई कार्य करते हैं,
कोई प्रस्तुतिकरण करते हैं वो हमारा कार्य होता है। लोप क्या है? लोप यानी हमारी अगर ड्यूटी है किसी कार्य को करने की और वो कार्य करने से हम विरत रहते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं, वो आपका ओमिशन होता है। तो वो आपका ओमिशन माना जाएगा। यानी हमारी ड्यूटी थी कि हमें गेट में नौकरी करनी है और वहाँ हम किसी चोर को या किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को अंदर चुपचाप आने देते हैं, वो हमने अपने कार्य का ओमिशन किया है। और इस ओमिशन को अगर संसद ने या विधानमंडल ने दंडनीय बना दिया है, वो आपका क्या होगा? अपराध होगा। तो सेक्शन 40 यही स्पष्ट कर रही थी, जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा दंडनीय बना दिए गए हैं कोई कार्य या लोप, वो आपके अपराध माने जाएंगे। फिर इसके बाद नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इसकी सेक्शन 2N यानी जो CRPC है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सेक्शन 2N में भी अपराध को परिभाषित किया गया है। और वहाँ पर भी ये बात कही गई है कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय द लॉ, यानी जो विधि के द्वारा, जो दंडनीय विधि के द्वारा जो प्रवर्तनीय अधिनियम है, उनके द्वारा कोई कार्य प्रोहिबिटेड किए गए हैं, प्रतिषिद्ध किए गए हैं, कोई कार्य या लोप, वो अपराध माने जाएंगे। तो एक्ट और ओमिशन प्लस पनिशेबल बाय द IPC एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बराबर ऑफेंस, वो आपका अपराध होगा। फिर इसके बाद आपका एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम ऑफेंस। अब यहाँ पर अपराध को करने के लिए ये आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए? तो अपराध करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? यानी पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। ये कोई पशु अपराध नहीं कर सकता है। तो ये पशु के विरुद्ध तो हो सकता है, लेकिन पशु कोई अपराध नहीं करेगा। तो इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं कि एक पर्सन होगा और उस पर्सन के द्वारा कोई कार्य या लोप किया जाता है और उसका गिल्टी इंटेंशन के साथ होगा। मेंस रिया होना अनिवार्य है, यानी बिना मेंस रिया के कोई कार्य या लोप अपराध नहीं माना जाता है। और उस व्यक्ति को इंजरी कॉज हुई हो, वो इनकम्प्लीट हो सकती है या कंप्लीट हो सकती है। तो ऐसी कॉज यहाँ पर कारित करना किसी व्यक्ति के द्वारा। अब व्यक्ति को आगे हम डिस्क्राइब किया गया है कि व्यक्ति में कोई कंपनी भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकता है, कोई निकाय भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर कंपनी के द्वारा अपराध माने जाएंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम में कोई पर्सन होगा, कोई कार्य या लोप होगा और उसका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, यानी उसका मन दूषित होना चाहिए और उस दूषित मन के परिणाम स्वरूप उसको कोई कॉज यानी क्षति उसको हुई हो, उसे आप अपराध कहेंगे। अब इसके बाद आपका पर्सन में क्या होगा? तो देयर मस्ट बी ए ह्यूमन बीइंग टू कमिट ए क्राइम। तो ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही कोई क्राइम कमिट किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग मीन्स एंड काइंड ऑफ लिविंग पर्सन, यानी जीवित व्यक्ति के द्वारा ही कार्य किया गया हो, जीवित व्यक्ति के द्वारा ही कार्य या लोप किया गया। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो आपके 2 पार्टी होते हैं, एक्यूज्ड होता है और एक विक्टिम होता है। एक्यूज्ड यानी आरोपी व्यक्ति होता है, जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाता है, एक्यूज्ड कहा जाता है। और जो विक्टिम यानी पीड़ित, जिसके विरुद्ध कोई वो कार्य या लोप किया गया है, उसे विक्टिम कहते हैं। तो सेक्शन 11 जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 11 है, वो पर्सन में इंक्लूड क्या क्या कर रही है? वो कह रहा है सेक्शन 11 कि इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, यानी इसमें कोई भी संगम, समूह या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूड है। फिर एक्ट और ओमिशन में क्या क्या बातें हैं? तो एक्ट और ओमिशन को जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 32 में, उसके बारे में बताया। सेक्शन 30 में कार्य या लोप की विस्तृत चर्चा की है। तो सेक्शन नंबर 32 इंडियन पिनल कोड की कहती है कि उसमें आपका कार्य में एक से अधिक कार्य भी हो सकते हैं, लोप में एक से अधिक लोप हो सकते हैं। यहाँ कोई कार्य हुआ,
एक कार्य का लोप हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, वो पूरी सीरीज हो सकती है। कार्य में भी एक व्यक्ति को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, वो पूरी सीरीज भी हो सकती है। तो एक्ट और ओमिशन में रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट सेक्शन 32 ये आपको डील कर रही है कि एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ द एक्ट, ओमिशन इंक्लूड सीरीज ऑफ द ओमिशन। तो यानी किसी कार्य या लोप को जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है उसे अपराध कहते हैं। और कार्य में एक कार्य हो सकता है, एक से अधिक कार्य हो सकते हैं। कार्य में लोप में एक लोप हो सकता है या एक से अधिक लोप हो सकता है। और लोप को क्लियर करने के लिए मान लीजिए अगर नर्स की ड्यूटी है कि किसी को प्रोटेक्ट करना, और वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो बच्चा अगर डैमेज होता है या किसी प्रकार से इंजर्ड होता है तो ये उसकी ड्यूटी थी, ये ऑब्लिगेशन था, ये बाध्यता थी कि उसको सेव करे, और नहीं कर पाई है तो इसलिए वो अपराध माना जाएगा। अब गिल्टी इंटेंशन क्या है? तो गिल्टी इंटेंशन के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट वर्सेस हरि प्रसाद राव के मामले में 1951 में कहा कि ये एक्सप्रेस द व्यू दैट मैगजिम, वहाँ पर जो कोक साहब ने जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो मैगजिम दी थी, एक्टस नॉन फैसिट मेंसिट रिया, यानी बिना मन के दूषित होने पर कोई अपराध नहीं हो सकता है। तो ये स्पष्ट कर दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूपी वर्सेस हरि प्रसाद राव के मामले में कि बिना जब तक मन दूषित ना हो तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। फिर आपका एप्लीकेशन टू द ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड 1816। फिर ये कार्य या लोप कैसे होना चाहिए, यानी जो आपका मेंस रिया है, मेंस रिया कैसे हो? या तो मेंस रिया इंटेंशनली हो सकता है, या डिसऑनेस्टली हो सकता है, या फ्रॉडुलेंटली हो सकता है, या नॉइंगली हो सकता है, यानी वह व्यक्ति जानता था ये कार्य जो कर रहा है बहुत ही खतरनाक है और इस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति कारित होगी। फिर आपके जो काउंटर, अब इसके भी एक्सेप्शन है मेंस रिया के, हमने पहले डिस्कस किए। फिर यहाँ पर जो अगर काउंटर फीट किया जाता है किसी सिक्के का तो वहाँ पर भी मेंस रिया अप्लाई नहीं होता है। चैप्टर नंबर 4 जो जनरल एक्सेप्शन है 76 से लेकर 106 तक इसके प्रोविजंस हैं, वहाँ पर भी मेंस रिया अप्लाई नहीं होता। फिर इंजरी में क्या क्या आएगा? तो द 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज दैट इज ए रिजल्ट ऑफ द एक्ट और ओमिशन। पूरी बात क्राइम को समझने के लिए एक्ट और ओमिशन पर टिकी है, यानी कोई ऐसा कार्य या लोप जो विधि के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है, दंडनीय बनाया गया है, उसे ही अपराध कहा जाएगा। अपराध करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, उसका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, तो वह तभी अपराध माना जाएगा। अब इंजरी की जो डेफिनेशन है, इंजरी में कौन कौन सी इंजरी इंक्लूड करी गई हैं? तो यहाँ पर शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है आपकी। तो यही बात यहाँ पर इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 44 ये बात कर रही है कि इंजरी में क्या क्या शामिल होगा, कैसी कैसी इंजरी को, कैसी कैसी क्षति को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की इंजरी को मान्यता दी जा रही है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर 44 के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर इंजरी एज एनी हार्म व्हाट एवर इन लीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, यानी जो चैप्टर 16 मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विरुद्ध अगर कोई कार्य या लोप होता है वो भी इंजरी के अंतर्गत, क्षति के अंतर्गत माना जाएगा। माइंड यानी मन की दशा को प्रभावित करने वाले या महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं जो उनको यानी उनके साथ स्टॉकिंग करना या पीछा करना, तो ये मानसिक अपराध यानी मन के प्रति अपराध होते हैं। रेपुटेशन के संबंध में हो सकते हैं आपकी इंजरी, यानी जो डेफामेशन मानहानि हो गई किसी की, तो मानहानि के संबंध में भी इंजरी यहाँ पर मान्यता दी गई है। और प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को भी क्षति के रूप में यहाँ संज्ञापित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम यानी अपराध की अवधारणा को समझा। अपराध क्या है, अपराध के बारे में हमने सेक्शन नंबर 40 इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में स्पष्ट किया गया है कि जो प्रतिषिद्ध हो विधि के द्वारा अगर उसको दंडनीय बनाया गया है वो अपराध होगा। और विधि के द्वारा दंडनीय क्या बनाया जा सकता है? कोई कार्य या लोप।
यानी कोई एक्ट या ओमिशन को दंडनीय बनाया जा रहा है, उसे आप अपराध कहेंगे। अपराध और क्राइम में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। तो ऑफेंस जो आपकी डेफिनेशन में लिखी हुई होती है बात, वो ऑफेंस होती है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है उसे क्राइम कहते हैं कि योगी जी की सरकार में इतने सारे क्राइम नहीं हुए या इतने सारे क्राइम हुए, माननीय शिवराज सिंह जी के सरकार में ये इतने क्राइम हुए। तो ये ऐसा अपन एक रेशियो निकालते हैं, डेटा रखने के लिए ऐसी बात यहाँ पर करते हैं। तो वो जब एग्जीक्यूट हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? क्राइम। फिर उसके बाद अपन ने देन यहाँ जानने का प्रयास किया कि ये इसको कॉज, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। तो एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य या लोप किया जाएगा और वो मेंस रिया के साथ होगा, और मेंस रिया जब होगा तभी उसको अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर इंजर्ड में क्या क्या शामिल किया गया है इंजरी में? तो इंजरी में यहाँ पर शारीरिक, मानसिक या शारीरिक, सांपत्तिक, मानसिक या ख्याति संबंधी, रेपुटेशन की बात भी है, उसको यहाँ पर इंजरी में इंक्लूड माना जाएगा। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2N में भी इसकी परिभाषा है, अपराध की परिभाषा, यानी जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा दंडनीय बना दिए गए हैं कोई कार्य या लोप, वो आपके अपराध कहलाएंगे। फिर सेक्शन 40 इंडियन पिनल कोड, यहाँ पर कोक साहब ने एक डेफिनेशन, एडवर्ड कोक साहब ने एक डिक्शनरी से, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी, वहाँ एक यहाँ मैगजीन के रूप में प्रकाशित किया, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसेट रिया। जब तक उसका मन अपराधी ना हो तो वो अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। हो सकता है एक्सीडेंटल हो, बिना उसके गुड फेथ में कोई कार्य कर रहा हो, और गुड फेथ में कार्य करते हुए उससे कोई अपराध हो जाता है। फिर ये स्टीफन साहब की डेफिनेशन, स्टीफन साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कभी समाप्त ना होने वाली स्मारिका है, ये हमेशा चलती रहेगा, ये इंडियन पिनल कोड के बारे में। फिर यहाँ पर इंडियन पिनल कोड में एक दंडात्मक कानून है। इस प्रकार से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अपन यहाँ पर चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। इंडियन पिनल कोड के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 23 में इसको एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।